अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, हाउ इज़ एवरीबॉडी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आजकल जो फुटबॉल के दिन चल रहे हैं उसमें अच्छा होना बनता है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि भाई बैलन डोर के बारे में बात करेंगे। बैलन डोर बहुत ही स्पाइसी टॉपिक है मेरे हिसाब से इस सीज़न के एंड के बाद। तो इस बात पे एक वीडियो तो बननी है और बननी चाहिए, क्योंकि जो सितंबर 22 है उसको होगी बैलन डोर सेरेमनी। और इस बार जो है वो बड़ा जो है, जैसे कहते हैं ना कि भाई लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, जिस पे बोलते हैं हाँ यार इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है। तो ये असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे कंटेंडर्स हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ कंटेंडर्स कौन हैं और राइटफुल विनर्स या फेवरेट्स कौन हैं। तो भाई अगर हम फीफा की बात करें तो फीफा ने जो इस साल जो क्राइटेरिया पेश किया है सबके सामने, वो ये है कि भाई सबसे पहले तो वो जो प्लेयर है उसको जो है वो इसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए, और वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस टीम के अंदर कलेक्टिवली जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस हो उनका। और तीसरा जो है वो ये है कि भाई फेयर प्ले होना चाहिए प्लेयर के अंदर। अब ये फेयर प्ले वाला जो एलिमेंट है वो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल एलिमेंट है, और एक तरीके से मेरे हिसाब से एक जिसे कहेंगे कि इंटेंजिबल सा एक एलिमेंट है जो कि एक प्लेयर के अंदर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। और ये जो मैट्रिक है उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या मैग्नीट्यूड इस्तेमाल किया जाता है और कितना एविडेंट है वो ऑन द पिच और वो ऑफ द पिच, ये चीज़ को डिटरमाइन करना एक बहुत ही बायसनेस है और सब्जेक्टिव चीज़ है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फीफा के ये रूल्स हैं, फीफा ने ये रूल्स निकाले हैं और फीफा का एक क्राइटेरिया है जिसके ऊपर बैलन डोर 2025 बेस करेगा। तो ये तो बात हो गई क्राइटेरिया की। अब जहाँ तक हम बात करें तो अगर मोटे मोटे अंदाज में बात करें तो जो प्लेयर्स हैं जो ऑन टॉप ऑफ द माइंड आते हैं लोगों के, वो आते हैं इमीडिएटली, जिसके अंदर मतलब ये तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा कि यमाल हो गया, रफीनिया हो गया, साला हो गया, जिसका बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत वन ऑफ द हिस्टोरिक सीजन्स ऑफ प्रीमियर लीग गया उनका। और ऑन टॉप ऑफ माई माइंड एम्बापे भी है जो एक तरीके से पीछे साइड रनर कह सकते हैं उसको, और अपने इसके साथ साथ डिम्बेले है ऑब्वियसली। और ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जिनको एक तरीके से फोर फ्रंट पर रखा जाता है। ये कहा जाता है कि इनमें से एटलीस्ट 3 तो ऐसे हैं जो पोडियम मीट करेंगे या टॉप 5 में इनको आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इतनी स्पॉटलाइट नहीं मिलती या इतने स्ट्रेट अवे वो माइंड में नहीं आते जितना ये 5 आते हैं। उसके अंदर अपना विटीनिया शामिल है, नूनो मेंडेस है, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ना सिर्फ पूरे क्राइटेरिया पे मीट किया जा सकता है और उन्होंने ये चीज़ दिखाई है। स्पेशली अभी रिसेंटली जो पुर्तगाल का विन था और फिर जो यूसीएल फाइनल था उसके अंदर ये बहुत एविडेंट था कि वो दोनों प्लेयर्स थे। और मैंने पिछली वीडियो में भी इस बात को काफ़ी स्ट्रेस किया था कि भाई इन दोनों पे स्लीप नहीं किया जाए, क्योंकि इनमें से कुछ भी हो सकता है। और जितना फीफा इनकंसिस्टेंट है और जितना एक जिसे कहेंगे ना कि अनप्रिडिक्टेबल है जो हमने 2024 के बैलन डोर में देखा, तो मतलब उसके हिसाब से कुछ भी कहना एक तरीके से कंक्लूसिवली कहना एक तरीके से बहुत ही अर्ली स्टेटमेंट होगा। लेकिन जिसे कहेंगे कि जो फ्रंट रनर्स हैं उन वो तो यही हैं जिनका नाम लिया जा रहा है। अच्छा, अगर इनमें हम देखें तो जहाँ तक पीएसजी प्लेयर्स हैं जैसे जेम्बेले है, विटीनिया है, मेंडेस है, ये तीनों जो हैं वो क्राइटेरिया मीट करते हैं। मतलब ऑन द लार्ज स्केल अगर हम देखा जाए, अगर पूरा क्राइटेरिया को बेसिस बनाई जाए, तो सबसे ज़्यादा जो ब्लूप्रिंट जिनका मैच करता है वो ये 3 प्लेयर्स हैं, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच रही हैं एज वेल एज कलेक्टिव एक्लेट्स, जो तकरीबन उन्होंने एवरी पॉसिबल ट्रॉफी जीत चुके हैं ये लोग, ठीक है। और जहाँ तक हम ये बात करें फेयर प्ले, तो एज सच कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसी कंट्रोवर्सी कोई रिपोर्ट नहीं हुई इनके ख़िलाफ़ जिसको हम ये बोलें कि इस बेसिस पे फेयर प्ले को ओवरलुक किया है इन्होंने, या फिर इस बात पे इनको नहीं कंसिडर किया जाता है कि ये फेयर प्ले एक्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ये बात की जाए कि बार्सिलोना का तो वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग जिसे कहेंगे ना कि रिवाइवल सीज़न था, और मतलब उसके अंदर जो 2 ऐसे प्लेयर्स थे जो मैं जिसे कहूँगा कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ऑफ हैंजी फ्लिक थे, जो उसने रिवोल्यूशनाइज किया है विद इन एयर
FC बार्सिलोना को, तो उसके अंदर जो रफीनिया और जमाल ने परफॉर्मेंसेस दिखाई वो एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं ना इंडेलेबल हैं, और जिसे कहेंगे कि भाई मतलब उसको आप ना कोई ये नहीं कह सकते कि आप इजीली उसको ओवरलुक करें, डिस्पाइट बीइंग के चैम्पियंस लीग नहीं है, उसके अलावा भी उन लोगों ने डोमेस्टिक ट्रेवल जीता है। वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब डोमेस्टिक ट्रेवल वैसे तो इतना ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और टीम्स ये भी कम जीतती हैं लेट अलोन ट्रेवल। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसके अंदर एक ऐसा प्लेयर भी है जैसे किलियन एम्बापे है, वो प्योरली और सोलली जो है वो उसका नाम अगर लिया जा रहा है तो वो उसकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस और उसकी परफॉर्मेंसेस पे है, जो कि नो डाउट एक पुअर रियल मैड्रिड साइड के अंदर था जो सीज़न अभी गुजरा है। लेकिन उसने जो परफॉर्मेंस दी, उसने लिटरली अपना कैलिबर शो किया, उसने अपना सुपरस्टार स्टेटस को लिटरली एक तरीके से दोबारा लोगों के माइंड में रिफ्रेश करवाया है, रिमेंबर करवाया है कि भाई मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ। लेकिन जहाँ तक अगर हम बात करें किलियन एम्बापे की, तो उसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे नज़र नहीं आता इससे ज़्यादा, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्रांस जो है वो फाइनल्स में जीत जाती नेशंस लीग के, फिर भी इतना नहीं होता, लेकिन वो तो सेमीफाइनल में ही निकल गए। वो अलग बात है कि उनको थर्ड प्लेस मिला, लेकिन रिगार्डलेस वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो आगे के फ्रंट रनर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जीती हुई हैं। तो हम मेरे हिसाब से किलियन एम्बापे को टॉप 5 के अंदर 5th या 4th पोजीशन पे देख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक हम आगे चलें तो मेरे हिसाब से जो अगली पोजीशन आती है, जो मेरे ख्याल से पोडियम में मीट करेगा, वो प्लेयर है नो डाउट रफीनिया ने जो इस बार किया है, मतलब जितनी आप डायरेक्ट फुटबॉल खेल सकते हैं और जितनी इंटेंसिटी के साथ आप खेल सकते हैं ना, वो उसने खेली है, और उसने अपना एक तरीके से करियर बेस्ट दिखाया है, जो कि पिछले साल अगर कोई उसको देखेगा तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता, अनइमेजिनेबल था उसको देख के लास्ट सीज़न। तो मतलब उसने जो नंबर्स दिए हैं वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो किलियन एम्बापे है उसकी 4th और 5th जो रेटिंग है, उसको मेरे हिसाब से ये डिटरमिन करेगा कि सलाह की कहाँ प्लेसिंग होती है। और पर्सनली फॉर मी, एज मच एज आई लव एम्बापे, एज मच एज आई हैव फन लुकिंग एट हिम, वॉचिंग हिम, लेकिन डिस्पाइट दैट जो नंबर्स सलाह ने प्रोड्यूस किए इस साल वो रफीनिया को राइवल करते हैं। लेकिन उसका जो एक मेरे हिसाब से एक बड़ा क्रिटिकल टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि इफ़ वी जस्ट सेट असाइड द प्रीमियर लीग स्टेट्स ऑफ मो सलाह, ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड इक्वली गुड एज ही डिड इन द प्रीमियर लीग इन एनी अदर कॉम्पिटिशन। अगर आप UCL की उसके स्टेट्स देखें, वो राउंड ऑफ 16 में निकल गया, लेकिन उसने राउंड ऑफ 16 के अंदर एक PSG साइड को मीट किया जिसमें वो इतना इन्फ्लुएंस कर नहीं सका। वो भी आपको पता है कि एक बैलेंडोर का नाम है, नूनो मेंडेस के अगेंस्ट था वो, तो एक तरीके से उसको चलो दे दिया जाता है कि चलो खैर है, कोई बात नहीं, आप ऑलरेडी आपने इससे ज़्यादा अच्छा खेला है, लेकिन जिसके साथ आप थे तो चलो वी लेट हिम गो, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ उसने जो दूसरे इसके कॉम्पिटिशन्स थे उसके अंदर वो जो कैराबाओ कप है जिसको हम EFL कप भी कहते हैं, वो हार गए न्यूकासल से, ठीक है। वो भी एक तरीके से एक माइनस है। तो मेरे हिसाब से अगर हम उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और प्रीमियर लीग को कंसिडरेशन में रखते हैं तो ओवरऑल लिवरपूल का जो सीज़न था वो रियल मैड्रिड से बेहतर था। फॉर दैट रीज़न मैं एम्बापे को नंबर 5 पे रखूँगा और सलाह को 4th पे रखूँगा, क्योंकि ही डज नॉट क्वाइट मीट द पोडियम इन माई ओपिनियन, ठीक है। लेकिन अगर हम टॉप 3 पे आते हैं तो मेरे हिसाब से टॉप 3 का जो थर्ड मैंने पहले डिस्कस किया वो था रफीनिया। नो डाउट उसको होना चाहिए, और इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता, ठीक है। मूविंग ऑन, अब बचते हैं टॉप 2, और यहाँ बहुत बात सीरियस हो जाती है। अब इसके अंदर ना बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि कंट्रोवर्शियल भी हैं, डिबेटिंग भी हैं, और इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि भाई जो डिम्बेले और जमाल हैं ये टॉप 2 हैं, ठीक है। फॉरगेट आई हैव सेड अबाउट विटीनिया, फॉरगेट व्हाट आई हैव सेड अबाउट नूनो मेंडेस, ये दोनों फ्रंट रनर्स हैं डिस्पाइट जिनके मैंने नाम लिए, विटीनिया और नूनो मेंडेस, उन्होंने जितना भी अच्छा खेला हो, ठीक है। अब कहा यह जाता है कि भाई अब मेरे हिसाब से मैं इसको जिस तरीके से असेस करता हूँ वो ये है कि अब इन दोनों को जो आप पिक करोगे ना,
उसके अंदर एक टेक्निकल पॉइंट आता है कि डू यू लव टू रिवॉर्ड समवन के जिस पे आपको देखने में वो अच्छा लगता हो और उसकी परफॉर्मेंसेस भी हों, या आप उस प्लेयर को रिवॉर्ड करोगे जो अफेक्टिव रहा हो लेकिन इतना प्लीजिंग टू वॉच नहीं रहा हो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम कॉमनली रैशनली देखें तो मुझे एक तरीके से आंसर इस बात का पता है कि लोग किसकी तरफ जाएंगे, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट हाइप और पब्लिसिटी का भी होता है। और आपको पता है, देखें कि पब्लिसिटी उसी की होती है जो प्लीजिंग टू वॉच होता है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग आप कितने भी अफेक्टिव हों और कितने भी वो हों, लेकिन एक और चीज़ भी है कि यमाल जो है उसने अगर नेशंस लीग जीत ली होती अगेंस्ट पुर्तगाल तो मेरे हिसाब से फिर कोई डाउट बचता नहीं था, मैं इतना एक्सप्लेन कर नहीं रहा होता इस चीज़ को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो इस बात पे मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस ये रखूँगा, और जो मुझे रैशनली लगता है, जो जर्नलिस्ट सोचेंगे और जो ज्यूरी सोचेगी, वो यही है कि मेरे हिसाब से डिस्पाइट डेम्बेले हैविंग अ career best season and PSG having a top notch season, one of the best season of their history, Dembele will come second, ठीक है। Yamal will win the Ballon d'Or just because of publicity, just because he is magic to watch, just because he is just too good, just too good. If you watch him you will see he's just too good. Ignore the नेशंस लीग फाइनल, ठीक है, बैड डेज आते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ बिन लिटरली मैजिकल ऑल सीज़न, ठीक है। तो इस बात पे कोई राय नहीं होती, लेकिन ये है कि कुछ लोग ये डिबेट करेंगे कि यार फ़ायदा क्या हुआ जब आपने चैम्पियंस लीग जीत ली। जैसे रोनाल्डो ने कहा कि बैलन डोर उसी को जीतना चाहिए जो चैम्पियंस लीग जीतता है, लेकिन रोनाल्डो एक तरीके से बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन बात ये है कि फीफा जो है ना वो इतना इनकन्सिस्टेंट है अपनी क्राइटेरिया के मामले में कि उनसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते आप। क्योंकि अगर हम चैम्पियंस लीग कंसिडरेशन में रखें ना, 2024 का जो बैलन डोर है वो विनीसियस था टॉप नॉच विनर, लेकिन मिला किसको? रोड्री को। फॉर दैट रीज़न अलोन जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ के एविडेंट हैं कि किसको मिलेगा, और वो सीधी सीधी बात है, द मोर यू सी समवन द मोर हु इज़ पॉपुलर इज़ मोस्ट लाइकली टू विन इन दिस सिनेरियो, स्पेशली इन द केस ऑफ बैलन डोर। तो फॉर ऑन दैट नोट मैं इस बात को एंड करूँगा कि बहुत ही मैजिकल सीज़न था, वन ऑफ द बेस्ट सीज़न आई हैव एवर वॉच, वन ऑफ द मोस्ट जिसे कहेंगे कि रिवॉर्डिंग सीज़न फॉर मतलब ऐसी टीम्स जो कि लिटरली ट्रॉफी ड्रॉट उन्होंने जनरेशन्स से लेके चले। तो उस सीज़न के अंदर हमें एक ऐसा बैलन डोर विनर मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से एक ऐसा विनर है जो कि शायद कभी हिस्ट्री में इसके बाद ना आ पाए एट द एज ऑफ 17। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन September 22, 2025 ऑन द बैलन डोर सेरेमनी, बट फॉर मी Yamal इज़ द विनर।